लोग बड़ा उत्सुक होते हैं गांधी के बारे में जानने के लिए। कुछ लोगों का मानना ये होता है गांधी की लाठी से नहीं आज़ादी मिली, गांधी तो बस अंग्रेजों के चापलूस थे। कई लोगों के अपने अपने मत रहे। गांधी क्या थे क्या नहीं थे वो तो अब मालूम पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए, मैं सुरजीत ठाटी। तो आज शुरू करते हैं गांधी के बारे में। गांधी क्या थे? गांधी वाकई महात्मा थे या गांधी एक राजनेता थे? गांधी थे तो थे क्या, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो गांधी के जन्म से हम शुरुआत करते हैं। पहले गांधी के जन्म से। अच्छा, गांधी का जन्म हो जाता है 1859 में। गांधी जी का जब जन्म हुआ, जब वो समर्थ हुए, और समर्थ होने के बाद वो पढ़े लिखे LLB किया, फिर उसका बैरिस्टर की उपाधि की, केस लड़ने गए विदेश। उसके बाद जब वापस आते हैं तब तक उनको यहाँ की राजनीति में किस प्रकार का माहौल मिला, उस राजनीति को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उसी राजनीति की बात कर लें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत तो 1885 और 1857 से ही हो गई थी। कई प्रकार के आंदोलन थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है तो 1885 से लेकर 1947 तक का काल माना गया। उदारवादी चढ़ चला, फिर उग्रवादी चला, फिर गांधीवादी चढ़ चला। जब गांधीवादी चढ़ देखने को मिलता है जब गांधी भारत में अच्छे से मजबूत होके आ जाते हैं। पहले हम बात करें उदारवादी चढ़ की, तो ये चला नरमपंथी विचारा। जो लोग ये चाहते थे कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से आज़ादी चाहिए, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस बनकर जी सकते हैं, हम अंग्रेजों का अधीन रह सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगें उनको पूरा कर दिया जाए तो हमारा संविधान हो एक अलग विशेष प्रकार का, हम क्राउन के नीचे रह सकते हैं, जो ब्रिटेन का क्राउन। नरमपंथी विचारधारा 1885 से 1905 तक वो लोग थे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता आदि, और वे क्रांतिकारी थे। इनका मानना था कि हम आराम से हम आज़ादी ले सकते हैं। 1905 के बाद 1919 तक चला गर्मपंथी, जो मानते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जड़ से उखाड़कर फेंकना ही पड़ेगा। मैं बात सिर्फ अंग्रेजों की कर रहा हूं, अभी गांधी जी की बात हम करेंगे क्योंकि एक पृष्ठभूमि बनाना बहुत जरूरी है। गर्मपंथी में अरविंद घोष, बालपाल या लाल जैसे योद्धा कहें या क्रांतिकारी कहें वो आए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष इसमें बड़ा अच्छे लेखक थे, पत्रिका इन्होंने भी चलाई औरों ने भी। उसके बाद आता है 1919 से 1947 तक गांधी चरण, गांधीवाद कहें या गांधी चरण कहें। तो कई गांधी जी का आगमन 1915 में हो जाता है 9 जनवरी को। अब उस 9 जनवरी के उपलक्ष्य में हम प्रवासी दिवस भी मनाने लग गए। अब बात करें हम गांधी की, क्योंकि आज हम चर्चा सिर्फ गांधी पर करेंगे, तो नहीं तो हम उदारवादी पर करेंगे ज्यादा, नहीं उग्रवादी पर, हम दोनों की बात कर चुके हैं एक सूक्ष्म रूप में। तो आज चर्चा बेसिकली गांधी चढ़ पर होने वाली है। गांधी कौन थे? हु इज गांधी? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके वास्तविक नाम, जो बचपन का नाम रखा गया, मोहनदास रखा गया। इनके पिताजी का जो नाम था, उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, और इनकी 13 वर्ष की आयु में शादी हो गई। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी। 13 वर्ष की आयु में इनकी कस्तूरबा के साथ शादी हो जाती है। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए। इसका मतलब मालूम पड़ता है गांधी एक ठीक घर से थे। आज भी आदमी सामर्थ्यवान भी आज नहीं जा पाता है, इसका मतलब गांधी अपने घर से अच्छा व्यक्तित्व रखते थे, मतलब अच्छी धनाढ्य घर से थे, जो कि वो इंग्लैंड 1891 में गए। तब इनकी उम्र 23 साल का लड़का इंग्लैंड गया, अपनी डिग्री प्राप्त करता है, और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेकर वो भारत आ जाते हैं। जब भारत आ गए तो उनको जरूरत थी काम की। काम पाने के लिए इनसे सबसे पहले जो टकराए वो थे एक व्यापारी, इनका नाम था दादा अब्दुल्ला, एक गुजराती व्यापारी थे। उनका कुछ मैटर चल गया कुछ अफ्रीका में, राजकोट में ये बाकायदा प्रारंभ कर दी 23 साल के बाद आके। उसके बाद ये यहाँ पर अच्छी इनकी दुकान चल रही थी। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुद्दई फरमी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। इनको काम मिल गया विदेश जाने का, और इन्होंने बड़ा पुरजोर से वहां पर उनका केस लड़ा,
और केस लड़ने के बाद दादा अब्दुल्ला को जिता देते हैं, तो इनका वहां पर थोड़ा नाम हो जाता है, शोहरत मिल जाती है। आज किसी को भी शोहरत मिल जाए तो उसके भाव बढ़ ही जाते हैं। तो गांधी जी के भी भाव बढ़ गए। तो गांधी जी थोड़ा सा वहां से सफर करने के लिए एक क्लास बोगी में बैठ गए, जो अंग्रेजों की हुआ करती थी। जनरल वार्ड में नहीं बैठे, चाहे उनकी गलती मान लो या फिर उनका ये मान लो, टैलेंट मान लो कि हाँ हम यहाँ पर आके और हमने यहाँ पर कानून में एक महानता हासिल की है। तो डरबन से प्रोटोटाइप रेलवे कोच के प्रधान श्रेणी डिब्बे में बैठ गए। पीटरमेट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया और कहा ये गोरों का डिब्बा है, कालों का नहीं है। गांधी जी सोचने लगे, अच्छा मतलब काला देखकर इन्होंने मुझे उतार दिया। कालू को गुस्सा आ गया, ये पक्षपात नहीं चलेगा, रंग पक्षपात नहीं चलेगा। उन्होंने देखा मेरे जैसे और कितने हैं, गए भी किसके लिए थे, मत के लिए। गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था उस बोगी से बाहर निकलना। कितना हर के जीवन में एक घुमाव आता है, कब आए किस समय पर आए वो तो समय बताए। उनका समय आ चुका था। गांधी जी ने अपना डिपार्टमेंट ढूंढा, मतलब वो काले लोग ढूंढे। उन्होंने कहा जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, जबकि मैं अपने नाम पर तो मैं हैंडसम हूं, फिर भी मुझे निकाल के फेंक दिया, बस काला हूं इसलिए। अब देखेंगे काला का तांडव। गांधी जी कालों के साथ में मिल गए, यानी अफ्रीका में कालुओं को इकट्ठा किया, काले खाए लोगों को, और भेदभाव रंग पात यानी रंग के खिलाफ, यानी जो रंग की पक्षपात चल रहा था वहां पर, उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित हुए। पहली बार मुड़े के अंग्रेजों से मुकाबला करना है, तो लोगों को इकट्ठा किया। और वहां पर जब लोग इकट्ठे हुए तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली और उनके खिलाफ लड़ गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए, बड़ा पुरजोर से लड़े। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र भी निकाला, प्रारंभ किया। वो भारत के बारे में लिखा हुआ था उसमें। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना कर दी, क्योंकि कार्यालय तो होना चाहिए पार्टी का। मतलब जो भी उनको आश्वासन दिया है वहां के लोगों को, तो वहां का कुछ एक स्थान तो हो कि लोग मालिक को ढूंढेंगे कहाँ, क्रांतिकारी हमारा गया कहाँ। रंग भेद से वो शुरू हो गए गांधी जी। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। गांधी 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कर दिया। वहां पर एक कानून था परवाना, उसके खिलाफ भी लड़ गए। अब गांधी जी को लड़ना आ गया। कितना जब तक आदमी को परिस्थितियां झेलने का मौका न मिले तब तक वो मजबूत नहीं हो सकता। अब गांधी जी मजबूत हो रहे थे। जब तक भारत आएंगे 1915 तब तक वो इतने मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, लड़ना और वो अनशन करना, अपनी बात मनवाना, ये सब सीख चुके होंगे। ऐसा ही हुआ था महाभारत में पांडवों के साथ, जब उनको 13 साल का वनवास मिला, 12 साल वनवास से एक अज्ञातवास, तब वो उन 13 साल के अंदर वो इतने मजबूत हो गए, सशक्त हो गए। जैसे युद्ध में उतरे तो सबसे अच्छे युद्ध में उनका प्रदर्शन रहा। ऐसे गांधी जी उस घटना के बाद, डब्बे से बाहर निकालने वाली घटना से इतने मजबूत हो गए, सशक्त हो गए। बीच बीच में केस लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, अनशन करते रहे। जब 1915 में जब भारत आए तो पूरी तरह से मजबूत थे। परवाना के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। 1908 आ जाती है, 4, 6, 8। गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए, तो जेल जाना भी इन्होंने सीख लिया। आदमी जब तक जेल नहीं जाता तब तक डर है, और जेल जाने के बाद उसका डर खत्म हो जाता है। गांधी जेल भी घुमाए अफ्रीका, अदर कंट्री में, मतलब भारत के आदमी दूसरी जगह जेल काट ली। कितना मजबूत हो गया आदमी। अब 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिख दी। अब बेचैनी, इतना समय गांधी जी को लगा कि पहले जो जहाज चलते थे 10 से 12, 14, 15 दिन लगते थे। 15 दिन क्या करते गांधी जी उस जहाज पे, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिख डाली। और वो पूछा भी जाता है जो हिंद स्वराज जो किताब थी वो कहां पर लिखी और किस यात्रा के बीच में लिखी। तो स्पष्ट है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय उन्होंने हिंद स्वराज की किताब की स्थापना कर दी। तो गांधी जी या फिर कोई भी व्यक्ति जो समस्या से जूझा है वो मजबूत हुआ है। चाहे इतिहास गवाह इसका, महाभारत में पांडव समस्याओं से जूझे
और वो जब बाद में जब आते हैं तो बड़ा मजबूत होके आते हैं। इधर उधर जब जंगल में घूमे, हर जगह घूमे, तो और राजाओं से कम्युनिकेशन करके आए हर जगह। और तो छोड़ो, शादी भी उनकी वनवास में ही हुई। इस प्रकार गांधी जी ने पहला टर्निंग पॉइंट लिया कि अपना जो रंग का जो मैटर था उसके साथ वो खत्म किया। फिर और भी आंदोलन किए, आंदोलन करते करते जेल भी गए। जेल से जैसे निकले तो पूरी तरह से सशक्त हो चुके थे। उनको नहीं तो अंग्रेजों का भय, नहीं तो उनको मरने का डर, और क्रांति तो उनके खून में घुल गई। अब वो आते हैं भारत। अब गांधी जी आ जाते हैं भारत। स्वागत कीजिए, गांधी जी की उम्र भी हो गई और वो जिम्मेदार भी हो गए। उम्र के हिसाब से आदमी की ना विवेक और जो दिमाग की ताकत है वो तब आती है। गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। 9 जनवरी को ये पधारे हमारे देश अफ्रीका से, और इसी दिन को हम प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस भी मनाने लग गए हैं। ये आते ही आते गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, क्योंकि इनको भारत की राजनीति के बारे में नहीं मालूम था। और सच तो यही है कि कभी न कभी किसी न किसी विषय का आपको गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरुओं की संख्या अनिश्चित होती है, हर पल पर किसी से सीखना पड़ता है, वही गुरु होते हैं। गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, और वो कई वर्षों से देखते आ रहे यहाँ की मूवमेंट, यहाँ की स्थितियां, तो उन्होंने गांधी जी को बताई। और गांधी जी को बस क्या था, चाहिए था एक मौका अपना प्रदर्शन दिखाने का। गांधी जी पढ़े इसीलिए थे, लेकिन गांधी जी को इतना नहीं मालूम था मेरी सफर इतना आगे तक चला जाएगा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ठान लिया कि अब तो बस एक ही विषय रह गया है, वो है देश सेवा और अंग्रेज को निकालना। लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा था कि 57वीं क्रांति में अंग्रेजों ने कैसे विद्रोह को दबा दिया, और आने वाले बीच में कई आंदोलनों के बीच में बड़े चालाकी से उनको दबा दिया। तो अंग्रेजों की भाषा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों को पढ़ना सीखा उन्होंने। 15 साल जो इंडियन ओपिनियन लिखा था और बहुत सारी चीज भारत के बारे में लिखी, उन्होंने इतने दिन तक क्या किया, सिर्फ अंग्रेजों को पढ़ा। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्हें गुजरात के अहमदाबाद कोचरन आश्रम में स्थापित किया, और 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया, और गांधी जी को यह आश्रम अपना साबरमती नदी के पास रह जाना पड़ा, इसलिए उसे साबरमती आश्रम बोलने लगे, क्योंकि एक बीमारी चल रही थी, प्लेग। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे तब दुनिया में एक कहते ना युद्ध चल रहा था, घनघोर युद्ध। तो गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि हम शायद अंग्रेजों को थोड़ी मदद कर दें, तो अंग्रेज उसके बदले में हमको मतलब कुछ देंगे, हमें सहूलियत देंगे। जैसे सहूलियत देंगे वैसे हम एंट्री मार देंगे अंदर। पढ़े लिखे आदमी थे, योग्य आदमी थे। तो शुरुआत में युवाओं को प्रेरित किया, भर्ती भी कराया, और जब भर्ती कराए तो सैनिक मारे भी जाते हैं युद्ध में, ऐसा अक्सर होता ही है। युद्ध विनाश का कारण भी होता है, युद्ध जो रण क्षेत्र होता है उसमें वीरगति भी प्राप्त होते हैं। जब यहाँ के युवा जब कुछ शहीद हो गए तो उसके बाद में ऐसे अनुमान 30 से 33 हजार के आसपास युवा शहीद हुए, तो लोगों ने पूछा और लोगों ने इसका नाम भी दे दिया गांधी को, सार्जेंट, अंग्रेजों का सार्जेंट, यानी वो दलाल जो भर्ती कराता है युवा को भड़काकर उनको भर्ती देता है, मतलब अंग्रेजों की पूर्ति करता है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, उसका नाम दिया। इसके बाद गांधी जी को बदले में अंग्रेजों ने कहा कि इसने, अंग्रेज की एक फितरत थी, अंग्रेज के लिए जो काम करता था उनको वो उपाधियां देते थे, उनको कहते हैं शिरोमणि बनाते थे ताकि और भी मोटिवेट हो। तो उन्होंने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी गांधी को। अरे आप तो बहुत काम की चीज है, आपने एक आते ही क्षण में ही लोगों को तुरंत भर्ती करा दिया और मरने के लिए हमारे साथ भेज दिया, हमने मरवा भी दी। इसलिए लोग गुस्से में थे, भर्ती का साइंटिफिक आ गया, लेकिन गांधी बड़ा चकित। गांधी ने कोई बात नहीं, मुझे मार्ग नहीं छोड़ना। गांधी ने कहा मार्ग जो पकड़े रहता है वो कभी न कभी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, और ट्रेन जब अपने मार्ग पे चलती है तो रास्ते में चाहे कितनी भी दुर्घटनाएं हो उसके ड्राइवर पर केस नहीं होता, और आप कितनी भी महंगी मर्सिडीज या ओडी पर जाएं, अगर एक्सीडेंट हो गया आप जेल जाओगे, बचोगे नहीं, क्योंकि मर्सिडीज ओडी का कोई मार्ग नहीं। इसीलिए, और रेलगाड़ी का मार्ग है, इसलिए उसके मार्ग में कोई आएगा तो उस पर कोई
जिम्मेदारी नहीं, वो मार्ग नहीं भटकती। गांधी ने बस यही सोचा, मुझे मार्ग नहीं भटकाना, मार्ग नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन अंतिम क्या होगा लड़ाई वो मुझे मालूम है। गांधी जी अपने कछुए की चाल में लगे रहे। एक निमंत्रण पत्र आता है उनका चंपारण से, एक चिट्ठी आई, राजेंद्र प्रसाद चिट्ठी भेजते हैं। राजेंद्र प्रसाद भी एक वकील थे, वकील की अहमियत एक वकील समझता है, तो वो भी आते हैं और उनको बुलाते हैं। वहां पर चल रहा था 3 कठिया आंदोलन, यानी नील की खेती से परेशान किसान, जो कि बड़ा ही टॉर्चर किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, जो कि इस नील की खेती से किसानों की खेती बर्बाद हो रही थी। अब उस बर्बादी से बचने के लिए गांधी जी को सहयोग मिल गया राजेंद्र प्रसाद बाबू ने, क्योंकि बिहार के वो अच्छे नेता थे। गांधी जी जाते हैं और गांधी जी को पहला काम मिला, क्रांति में पहला कदम। जैसे उनको सबसे पहला अफ्रीका में, वैसे ही भारत में पहला उनको कहते ना एक जॉब लेटर, हालांकि निःशुल्क जॉब थी। जब वो राजकुमार शुक्ल वहां के नेता थे, राजेंद्र बाबू नेता थे, वो गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया गया। वहां की 3 कठिया प्रणाली से वहां के किसान बड़ा परेशान थे। उन्होंने अपना वहां पर जादू आखिरकार चला ही दिया। 3 कठिया का मतलब था 20वें हिस्से में से 3 हिस्से पर अंग्रेजी सेना यानी अंग्रेजी हुकूमत जो है वो जबरन खेती कराएगी। अच्छा चलो जी, हो गया। गांधी जी ने एक बात कही कि किसान लोग जितने भी यहाँ पर हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, इनकी प्रोस्पेक्ट जो फाइल है वो मैंने पढ़ी है अंग्रेजों की, आप सिर्फ मेरे पीछे बैठ रहे हैं, फॉलो मी, जो मैं करूं वो करते जाएं, बाद में देख लूंगा। जब भी अंग्रेज आते और जब किसानों से पूछते खेती का लगान टैक्स वगैरह तुमने क्यों छोड़ दिया, ये बुवाई उसकी, तो वो कहते हमारे आ गए हैं, उनसे बात कर लो। जब उनसे बात होती तो वो कहते हम क्या कह रहे हैं, हमारी व्यवस्था ये है, ये न कराया जाए, क्योंकि तुमने जो इसमें लिखा हुआ है वो अच्छे से दिख रहा है। और फिर आप कहोगे अगर जो हमने किसानों को रोका है, स्पष्ट लिखा हुआ है, शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं। किसी पर हथियार हो तो बताओ भाई। अंग्रेजों के दिमाग से ही गांधी जी अंग्रेजों को ही हराने में कामयाब हुए। 25% तक यहाँ पर टैक्स कम कर दिया और ये 3 कठिया जो मैटर था वो भी खत्म कर दिया। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की पहली विजय साबित हुई। गांधी जी के जय जयकारे लगने लग गए, गांधी जी एक हीरो बन गए। अब लोग भूल गए सार्जेंट कहना, लेकिन गांधी अब एक महात्मा हो गए। वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तुरंत ही, क्योंकि वो भी एक उपाधि लिए हुए थे 1900 राष्ट्रीय गान के, तो उन्होंने तुरंत ही इनको महात्मा की उपाधि दे दी। पहली बार महात्मा, इन्होंने कहा कि गांधी तुमने तो निःशुल्क व्यवस्था कर दी, तुम जैसा महान आत्मा कौन हो सकता है। महात्मा की उपाधि इन्होंने इनको दे दी। अब गांधी जी के साथ में टाइटल लग गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांधी बड़े खुश थे कि पहला जो हमारा केस था बड़ा अच्छे से चला लिया, आजादी की रहा। दूसरी चिट्ठी तुरंत मिलती है, अहमदाबाद से आती है। एक और काम मिल गया इनको, गांधी जी को। गांधी तनिक देने लगाई और तुरंत गाड़ी पकड़ी और सीधे गुजरात पहुंच गए, अहमदाबाद। मजदूर मिल का आंदोलन यह था कि प्लेग में उन्होंने सरकार ने बोनस की बात कही, प्लेग चल रहा था, तो ये विश्व युद्ध के कारण कई छुट्टियां हो गई और इसीलिए उन्होंने डे बाई मतलब डे तनख्वाह की व्यवस्था की। और जो प्लेग के कारण उनको कम भी नहीं मिल पाया, तो वहाँ के गरीब जो मजदूर थे उनका बोनस वगैरह रोक रखा था अंग्रेज सरकार ने, यानी उन मिल मालिकों ने। गांधी जी पहुंच जाते हैं, फिर वो गांधी जी का एक ही तो चीज थी, फॉलो में, पीछे आओ, पीछे बटन लगा के सब लोग बैठ गए। गांधी जी ने कहा ऐसा करो, तुम लोग सब तो आ ही गए और तुम्हारे हितैषी भारी जितने भी यहाँ पर अहमदाबाद में, सबसे कह दो कोई मिल में नहीं जाएगा। जहां तक खबर जाए वहां तक ये कह दो कोई भी किसी प्रकार का सरकारी उपयोग नहीं करेगा, और सरकारी चाहे शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, और सरकारी मिल या प्राइवेट मिल हो, कहीं पर कोई नहीं जाएगा। किसी ने सवाल ही उठाए भूखों मर गए तो प्रकार इंतजाम कर लो अपना, यही रास्ता है। जब डिमांड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और मिलों के पास में डिमांड थी, हमको उत्पाद चाहिए, ये उत्पाद बंद पड़ा था क्योंकि गांधी जी के पीछे सेना खड़ी थी। अब सेना खड़ी थी और वो अपनी जिद पर अड़ी थी। आ गई सरकार, गांधी क्या है, मुझे क्या है, मैं क्या कहूं, जो बोनस है उनको दे दो, बाद में काम पे लगाओ अपना। इनका मजदूरों का शोषण भी हो रहा था, डबल ड्यूटी, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी,
माल की तो माल डबल बनाना पड़ रहा था और पैसा सिंगल ड्यूटी भी नहीं मिल रही। गांधी ने अपनी बातें रखी और कहा कोई मजदूर का जो असला कट्टा तमंचा कुछ भी लिए हो तो बताए, शांति से बैठे, नहीं जा रहे उनका अधिकार है, नहीं काम करना उन्हें, मत दो तनख्वाह। लेकिन बात तनख्वाह की नहीं थी, रातों रात या हाथों हाथ ये मिल वाले कहां से लेके आए, इतनी जल्दी आदमी को कहां से क्रिएट करें, बस ये समस्या थी। गांधी ने वो भी बात मनवा ली, गांधी जी ने वो भी बात मनवा ली क्योंकि मील बंद पड़े थे, इकोनॉमी गिर रही थी अंग्रेजों की। तो गांधी जी के फिर से जय जयकार, इसमें 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल हो गया जो दिया था वो, और नाइट ड्यूटी खत्म, जो डबल ड्यूटी थे वो भी खत्म कर दी गई। एक और चिट्ठी आती है तुरंत ही कि गांधी जी का अब चर्चा बस ऐसे ही हो रही जैसे इत्र की तरह, यहां इत्र मारे हैं, इत्र अपनी पहचान करा रहा है। गांधी जी की एक और चिट्ठी आती है खेड़ा से, यह भी किसान से संबंधित था। इन्होंने कहा यहां पर किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा था, यहां पर किसानों की फसल नष्ट होने जाने रही थी, करों की वसूली की जा रही, लगान न देने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा कोई भी लगान नहीं देगा जब तक मैं फॉलो मी, मेरा पीछा करो, पीछे पर ज्यादा लगा गए, कोई भी टैक्स नहीं देगा। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्यों को लेकर भारत में काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में दिखे गांधी जी। कोई भी लगान नहीं देगा, जब लगान नहीं देगा तो अब गांधी जी के पास जो लोग आते थे लगान नहीं दिलवा रहे हो, गांधी जी पीछे बिठाए हो अपनी गाड़ी पर, उतारो इनको। गांधी जी की बात कहते थे ठीक है उतार देंगे, जब इनकी भूमि कुछ हुआ ही नहीं तब टैक्स कहां से दें, जो चीज हुई नहीं उसकी तो टैक्स है, जब हुआ ही नहीं तो टैक्स कहां है। और टैक्स तुम ले भी रहे हो तो सुविधा के नाम पर क्या है, आप जिस चीज के टैक्स ले रहे हो उसके बदले एवरेज कुछ तो दोगे, वो कहां है। गांधी जी ने फांस लिया अंग्रेज, वो भी सक्सेस। अगला एक घटना हो जाती है इसमें, गांधी जी का जो यात्रा थी, रथ यात्रा अच्छे से चल रही थी, समेटते हुए जा रहे थे, अंग्रेजों की नाक में ना उंगली डाल के दम, नाक में दम कर रखी थी, और वही अंग्रेज पंजाब में एक घटना कर देते हैं अमृतसर में 1919, रोलैक्ट एक्ट कानून पास कर देते हैं। उसमें यह था कि जो इधर से उधर जो दंगे प्रसाद हो रहे थे उनको रोकने के लिए आज का जैसे 144 कोई भी साथ साथ ने घूमे, कोई भी दो लोगों ने घूमे, सिंगल घूमो, कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगे, ऐसा था। जो ऐसा मिलता है तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आपको अंदर कर दिया जाएगा, और कब तक रखा जाएगा ये भी नहीं मालूम था। इसके विरोध में दो हीरो निकले, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये इन्होंने मतलब उसके बारे में आवाज उठाई तो उनको भी पकड़ लिया गया। इनको छुड़ाने के लिए वहां की जनता इकट्ठी होती है जलियांवाला बाग में, मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें जब इकट्ठी होती है जनता तो जनता पर रेजिनॉल्ड ओ डायर उस पर गोली चलवा देता है। घटना इतनी कलंकित थी कि वहां पर निहत्थे लोग, जो बैसाखी महिला, बच्चे, वृद्ध सब थे, बैसाखी के लिए वहां था। और दुर्भाग्य यह था उन जनता का कि एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से पुलिस आ गई और पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। ये घटना को देखकर गांधी जब आते हैं तो गांधी जी कहते हैं अब असहयोग होगा, अब तक तो हम थोड़ा सा साथ दे रहे थे, तो हम पूरी तरह से क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, नहीं तो इनकी सरकारी चीजें यूज करेंगे, नहीं इनकी दी हुई कोई भी सुविधा, और पूरी तरह से हम बहिष्कार कर देंगे, शुद्ध देसी स्वदेशी अपनाएंगे। असहयोगता किसी भी प्रकार का हम क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी 1919 से ही अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, और इधर ही अफगानिस्तान में एक खलीफा हुआ करता था अफगानिस्तान से ऊपर, तो वहां पर खलीफा के खिलाफ भी वहां पर खिलाफत आंदोलन चल रहा। तो गांधी ने कहा ऐसा करो, हमारे उसमें आप जुड़ जाओ, अपना भी जो अनशन है वो भी मुझे दे दो। खिलाफत प्लस असहयोग दोनों गांधी एक बार में टेक ओवर कर रहे थे, टेक ओवर करते जा रहे। साल 2 साल अंग्रेजों ने खूब झेला, लेकिन सीमाएं टूट गई और यहाँ की जनता की भी सीमा टूट गई, और आगे जाके 1922 तक आते आते और चोरी चोरा कांड हो जाता है। ऊपर में उग्रवीर ने वहां पर कुछ ऐसी समस्या बन गई कि वहां पर उग्रवीर ने थाने में आगजनी कर दी, जिसमें कहीं आंकड़े ऐसे हैं कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए और कहीं आंकड़े ऐसे 28 पुलिसकर्मी जला दिए गए। वो सब के सब गोरे थे। अब गोरों को देखकर गोरे फिर जाग गए, गांधी जी से तुरंत वार्निंग कर देते हैं, गांधी सुनो बहुत देर हो गई, आपको बहुत हो गया, बस सहन लिया,
अब हमें याद आ रहा है 1857 के दिन, 57 में जैसे हमने तोपों के आगे बांध बांध कर हमने जैसे लोग उड़ाए वो भारतीय, वैसे सबसे पहले तुम्हें उड़ा देंगे, उसके बाद तुम्हारे सहयोगियों को उड़ा देंगे। इसीलिए भलाई इसमें है कि आप जल्दी से इस संस्थान को छोड़ दें, और नहीं तो कल तक आपको एक भी नहीं मिलेगा। आपके पास है क्या? डंडे, तलवारें और क्या गुप्त हथियार होंगे तो थोड़े बहुत, क्योंकि हमारी सेना के पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। संभाल लो अपने और जो अपने इनको क्रांतिकारी बचाना चाहते हो तो बहुत जल्दी कदम लो कि सबसे पहले पीछे हटो। गांधी ने विचार किया कि बात तो सही है, अगर मैं मारा गया तो मेरा मार्ग टूट जाएगा, अगर मैं मारा गया तो जो ये मुझ में जो विश्वास कर रहे हैं इनका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि आजादी धरी की धरी रह जाएगी, हम बहुत पास हैं। अगर अभी मैं शांत नहीं हुआ तो अंग्रेज कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। गांधी जी ने इसलिए अपना अनशन था वो वापस ले लिया। इससे रुष्ट होकर कुछ जो लोग थे उन्होंने अपनी नई नई पार्टियां बना ली 1930 में आके, जैसे उसमें मोतीलाल नेहरू और भी लोग थे, वो सब के सब अपनी पार्टियां बना लेते हैं, गांधी जी की जगह नेतृत्व करने लगते हैं। गांधी जी की थोड़ी छवि बहुत ज्यादा गिर गई, गांधी जी ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। गांधी जी धीमे धीमे कहते कोई बात नहीं, एक दिन फिर से आएगा। तो गांधी जी जब प्लेग चल रहा था तो अपने हॉस्पिटल और जगह जगह अपनी सेवाएं देने लग गए। गांधी जी शांत रहते हैं। 1922 के बाद में 1928 तक बिल्कुल पूरी तरह से शांत रहते हैं। गांधी जी देख भी रहे होते हैं साइमन जब भारत आता है, साइमन का विरोध भी होता है लाला लाजपत राय और भी लोगों के द्वारा, गांधी जी देख रहे होते हैं। मैं सिर्फ आज गांधी जी के बारे में बात करूंगा। तो गांधी जी देख रहे होते हैं, चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है, गांधी जी को सिर्फ मौका चाहिए कि अब एंट्री मिलनी चाहिए कि अब वक्त आ गया है मेरा भी। गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है, साइमन वापस भेज दिया लोगों ने। गांधी ने कहा कि अब कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह चलाया, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। 12 मार्च से लेकर 1930 से 6 मार्च 1930 तक का इसका सफर रहा। इसमें जब शुरुआत में लोग चले तो सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन चलते चलते करीब हजारों और लाखों में संख्या पहुंच गई। जब ये दांडी पहुंच जाते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच जाते हैं, 241 मील की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो वहां पर ये नमक सत्याग्रह के नमक अपना जो सत्याग्रह था उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ साबरमती से लेकर और सीधे दांडी यानी गुजरात से महाराष्ट्र तक का ये सफर पूरा करते हैं। और इसी बीच में लोग इनके साथ जुड़े, फिर से गांधी जी को एनर्जी मिलती है कि हाँ अब मुझ में ताकत है। इस भीड़भाड़ को देख रहे थे अंग्रेजों ने कहा कि गांधी को बुलाना बहुत जरूरी है। गांधी जी एक मेन लीडर के रूप में उभर के आ रहा है और बुजुर्ग भी है भारत का, तो शायद इसके राइट और लेफ्ट में जो लोग हैं वो इसी के आदमी हैं। इधर घटना हो चुकी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह जो क्रांतिकारी लोग थे वो सब के सब अरेस्ट कर लिए गए थे किसी कांड में, जो बम कांड था, झूठे मुकदमे चला रहे थे। गांधी से वार्ता करने के लिए इधर वो डरे हुए थे, गांधी जी से भी और इधर उन युवा क्रांतिकारियों से भी। अंग्रेजों ने कहा कि आज अब समय आ गया है गोलमेज सम्मेलन का, गोलमेज एक बिछा दी जाए जिस पर क्या हो कि गांधी जी को बैठा के समझाया जाए जो पूरा व्यक्तंत्र हो। और इधर जो जनता थी वो कह रही थी गांधी जी देख लेना, हमारे जो लड़के हैं उनको आपको बचाना है हर हालत में। गांधी जी ठीक है देख लेंगे। गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं, इरविन से मिलते हैं गांधी से और गांधी से कहते हैं गांधी देखो ऐसा है, मुझ पर दबाव है और मैं सिर्फ एक कौन हूं, एक अधिकारी हूं, और मैं जो अधिकारी हूं वो मेरा पद किसी के हाथ में है, तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप मेरे लिए एक काम कर दो, आप गोलमेज सम्मेलन पर चले जाइए। पहली बार गांधी जी मना कर देते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमारी जब तक मांगे उन मांगों को नहीं पूरा होगा हम नहीं जाएंगे। गांधी जी ने अपनी मांगे रख दी, 11 सूत्री मांगे थी और परिणाम ये निकला, उसे इरविन ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एक और रख दिया, समन्वय अवज्ञा आंदोलन। तुमने हमारी मांगे नहीं मांगे तो हम एक और आंदोलन छोड़ते हैं। उन्होंने एक और मिसाल छोड़ दी, उसका नाम था समन्वय अवज्ञा आंदोलन। जब गांधी जी वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो वहां से एक खबर आती है, वहां का जो प्रधानमंत्री था उससे कहता है कि जिसके लिए इतना सम्मान, इतना स्वागत, इतनी व्यवस्थाएं की,
वही नहीं आया। जैसे ही मान लो कि हम बुलाना चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी को और आ जाए कोई IAS ऑफिसर, तो कितना छोटा बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें चाहिए सिर्फ गांधी, जिसकी जरूरत है उसे भेजिए। तो इरविन फिर पैरों से गिर जाता है। गांधी अब की बार कैसे भेजे? तो चलो 30 और 32 का समय था, 30 से 32 तक 3 हुए, 30, 31 और 32, 31 वाले गांधी जी ने हाथ पैर जोड़ लिए गांधी जी के। इरविन ने कैसे भी चले जाओ, आप जो कहते हो मैं सब मान लेता हूं, जितने भी आपकी शर्तें हैं उन सबको मान लूंगा। अब वो शर्तें क्या थी एक बात देख लो। गांधी ने कहा था रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। दूसरी थी भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तीसरी थी सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। चौथी थी सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। पांचवा रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। छठवीं थी नमक का समाप्त किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। CID विभाग समाप्त कर दो। भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, अपने अस्त्र रख सकते हैं। नशीली वस्तुओं के विक्रय बंद कर दो। उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए जिन पर हत्या का आरोप न हो। अब भगत सिंह के साथ क्या हुआ? हत्या का आरोप, सैंडर्स की हत्या लगा दी गई। तो गांधी जी को यह मालूम था कि भगत सिंह और ये सब क्रांतिकारी निर्दोष हैं, इन्होंने बम चलाई है, लेकिन उनको जगाने के लिए हत्या नहीं की इन्होंने। इसीलिए वो राजी हो जाते हैं कि चलो बच्चे भी छूट जाएंगे और मैं भी घुमाऊंगा। उसकी मंशा क्या है? शायद है वो कुछ जल्दी छूटने वाले हों भारत को। वो जाते हैं, एक गोल टेबल पर वहां पर बैठते हैं, चर्चा होती है, लेकिन वो चीज मान भी लेते हैं। पहली बार जो लोग गए थे वो ये लोग थे, जिसमें TB सप्रू, MR जयशंकर, जयकर और सर आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, KT पाल, सरदार शमशेर सिंह अपने अपने दलों के साथ ही वहां पर पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस पहली बार नहीं गई। 31 में दोबारा कांग्रेस जब जाती है तो कांग्रेस भाग लेती है वहां पर, और ये सब लोग भी होते हैं जिन पर हिंसा का मुकदमा नहीं है, उनको छोड़ा जाएगा। उसने स्पष्टीकरण कर दिया। गांधी जब यहाँ पर लौटते हैं तब तक इनकी फांसी लगा दी जाती है। गांधी जी का फिर से क्या होता है? विरोध होता है। गांधी जी भी विरोध करते हैं अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करते हैं? उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं 1932 में, नर्मदा जेल में। अच्छा, द्वितीय गोल्डन सम्मेलन या प्रथम या तृतीय में लोग कौन कौन थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने कहा था गांधी को बुलाओ। वहां का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड, जो वहां से यहाँ पर खबर की के प्रबंध किया, और बादशाह था लॉर्ड वेलिंगटन, और इरविन यहाँ का गवर्नर था, यहाँ का वायसराय था। तो इरविन ने राजी बजाई करके इनके लिए यहाँ पर मीटिंग होनी थी, लेकिन इन्होंने मीटिंग में सारी बातें मान ली। एक लास्ट वाली बातें थी, थोड़ी सा पॉइंट रह गया कि जिन पर हत्या का मामला न हो उनको छोड़ दिया जाए। तो गांधी को नहीं मालूम था कि हत्या का केस है भी या नहीं। अंग्रेज बहुत सातुर थे, उन्होंने तुरंत ही केस बदल दिया, सैंडर्स की हत्या का केस लगा दिया और फांसी लगा दी। भयभीत अंग्रेजों ने उनको एक दिन पहले ही फांसी लगा दी अंग्रेजों ने। तीसरा होता है, ये सब लोग गए, तीसरे में गांधी नहीं आते। गांधी कहते हैं मेरी बात तो मानी नहीं, मेरी जो थूथू हुई है भारत में वो आपको नहीं मालूम। अब किसी प्रकार की चाहे टेबल गोल हो, चाहे चौखटी हो, चाहे त्रिभुज वाली हो, मुझे नहीं बैठना, तो नहीं बैठना। गांधी जी को देखकर ये लोग क्या करते हैं, वहां पर उन्हें जेल में डाल देते हैं, नर्मदा जेल में गांधी को। साथ ही में अम्बेडकर साहब पहुंच जाते हैं। अम्बेडकर साहब कहते हैं मैं पहली बार भी गया, दूसरी बार भी गया, तीसरी बार भी गया, लेकिन वो लोग तुम्हारे अलावा किसी को चाहते ही नहीं। तो गांधी जी मुझे एक चीज दे दो, निर्वाचन जो मंडल है, जो सीटें हैं, उन्हें मेरी संख्या बढ़ा दो। उन्हें ध्यान रखना, मैं वहां पर कह के आया हूं, मैं अपनी पार्टी लेके अलग हो जाऊंगा, तुम्हारा जो सपना है वो टूट जाएगा। दलित वर्ग अलग, तुम अपना जो वर्ग चला रहे हो वो अलग। गांधी कहा कैसी बात कर रहे हो भाई, ये तो हरिजन है, मैं जातिवादी के नाम पर भारत को नहीं बंटने दूंगा। वो कहते जातिवादी में तो बट चुका भारत, और जो नहीं बटा तो बराबर सीट करो, खत्म बात। गांधी जी फिर फंस गए। गांधी कहते चलो बात तो सही कह रहा है, कम से कम अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मुझसे यही कहेगा, तो पक्षपात की है। गांधी सान मारते हैं और उन्होंने वहां पर उन सीटों को बढ़ावा लिया। 8 सीटें प्रथम निर्वाचन मंडल, गांधी जी से बात बनवा ली उन्होंने, 71 सीट से बढ़वाकर 147 सीट करवा दी अम्बेडकर साहब ने। और इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है, या फिर नर्मदा जेल का समझौता कहा जाता है।
पूना में ये जेल थी और इसलिए वहां पर ये समझौता हो जाता है। गांधी जी बाहर निकलते हैं 32 में, और जब 32 बाहर निकलते हैं तो फिर से फुल फॉर्म में आते हैं। तो गांधी जी कई बार जेल जा चुके हैं और गांधी जी नहीं मानने वाले थे। अब गांधी जी तुरंत बाहर निकलते हैं और जाकर के पूना पैक्ट, गांधी और भीमराव अम्बेडकर, ये इंपोर्टेंट था। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से शुरू हो जाता है। गांधी जी सारा कर देते हैं उन्होंने दाएं और बाएं दो पार्टियां बना रखी थी, दोनों के बीच में खुद खड़े थे। उन्हें इस वाले से कहा कि तुम भारत में शुरू करो और तुम बेटा जाओ बाहर से व्यवस्था करो। सुभाष, चाहे नेहरू, चाहे वल्लभ भाई पटेल और अन्य सब थे उसी कंपनी के अधिकारी। जब सुभाष चंद्र बोस 2 बार जीत गए, 2 बार, तो पहली बार तो उनको अध्यक्षता पूरी की 1 साल की। दूसरी बार जब उन्होंने कहा सुभाष तुम बहुत सातुर आदमी हो, तुम मेरे लायक आदमी हो, तुम मेरी शरण में आए भी थे 1921 में, स्पेशल चिट्ठी भेजकर आए, आपका काम ये नहीं है कि आप यहाँ पर गए, जो आप में क्वालिटी है वो और किसी में नहीं हो सकती, आप जाएं। उनको पूरी विद्या दी और उसी हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से जाते हैं, भेष बिगाड़ते हैं, भेष बनाते हैं, कूदते फांकते जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से जाते हैं सिंगापुर, जापान में से वहाँ सेना बनाते हैं और सेना बना करके जब लौटते हैं तो गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, झांसी के नाम पर वो अपनी अपनी रेजिमेंट बनाते हैं और हमला करते हैं इधर से, और इधर से भीतर से डंडा घुमाते हैं। कौन? गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी ने फिर आंखें दिखाई तो उनको फिर से आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। अब ऊपर इधर से सेना किसकी? आजाद हिंद फौज, अंदर से गांधीवाद, अब दोनों के बीच में अंग्रेजवाद। अब अंग्रेज बड़ा टेंशन में, अंग्रेज सोचने लगे अगर मैं यहां पर अपने पैर जमाते हैं तो हिटलर कब्जा कर लेगा कहां पर? उधर। उसे बचाएं घर को या फिर भारत बचाएं? तो उन्होंने कहा पहले अपने घर को देखो, ये तो बाद में देख लेंगे। अमेरिका बीच में एंट्री मारता है, कहता है बेटा देखो व्यापार करना है, व्यापार के लिए कंपनियां ही तो चलानी है, फिर भेज देंगे नई कंपनी डाल के, कोई भी तुम अभी जल्दी से निकलो और बाद में कंपनी भेज देंगे। और ऐसा हुआ भी, कोकोला, थम्सअप, पता नहीं कितनी कंपनियां भेज दी बाद में, और वो तब शीघ्र निकल जाते हैं और इसी को ही हम आजादी कहते हैं। गांधी जी का सफर कैसा रहा वो आपके सामने है। मैंने सिर्फ गांधी के ऊपर बात की है, उनके फैक्टों पे बात की है। जब जब भी मैं इतिहास पढ़ाऊंगा अब, तो जब जब भी गांधी की चर्चा होगी तो ये क्लास आपको नजर जरूर आएगी। इसीलिए गांधी जी के बारे में मैंने पूरा वृत्तांत किया। अंतिम में जब गांधी जी का नंबर आना था संविधान बनाने पर, जब भारत और पाकिस्तान अलग भी हो जाते हैं, गांधी जी को होते हुए भी हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी उसमें कुछ भी नहीं कर पाते, दंगे भड़क गए, दंगों को संभालने चले गए, इधर संविधान बन भी जाता है। गांधी जी कह भी जाते हैं कि मेरा भाई अंदर की आत्मा है वो पंचायतें डाल देना, वो डाल भी दी जाती हैं। फिर गांधी पर हमला भी हो जाता है और गांधी जी उस हमले के कारण अपने स्वर्ग सिधार भी जाते हैं। हालांकि जिसने हमला किया वो अपनी गलती मानता भी है, ऐसा लिखा गया है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं किसी भी बुक्स में, जो भी बुक्स हो मिल सकती है, ना मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। तो गांधी का जो व्यक्तित्व लगा मुझे तो 1 नंबर लगा, इसलिए लगा क्योंकि आज जो गांधी के खिलाफ वो बोलते हैं तो वो सिर्फ 20 आदमी इकट्ठे करके बताते मुझे तो बोल सकते हैं। जो 50 आदमी को इकट्ठा कर सकता है अपनी जवानी के दम पर, वो गांधी के खिलाफ बोल सकता है। जिसमें औकात नहीं 10 आदमी इकट्ठे करने की, तो वो गांधी के बारे में बोल भी नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि अरे गांधी ने क्या कर लिया, तो तुमने क्या कर लिया इस जीवन में? अभी भी तो बहुत गलतियां हैं, अभी भी तो संविधान संशोधन हो रहा है, हर चीज एक बार में सही नहीं हो जाती। अरे कुछ जो करने लायक नहीं होते वो किसी पर उंगली ही उठाते हैं। जो हुआ समय के चलते बहुत अच्छा हुआ, जो होना है वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम हर चीज से खिलवाड़ कर सकते हैं, प्रकृति से नहीं कर सकते। चाहे इंसानी प्रकृति हो चाहे भगवान की प्रकृति हो, प्रकृति की को प्रगति करने दो, उससे रोको मत। तो गांधी के बारे में जो बोलते हैं तो वो बोलते हैं अधूरा ज्ञान है। गांधी को अभी पढ़ा ही नहीं। गांधी जी के 2 काल देखने को मिलते हैं, एक राम और इधर एक कृष्ण। एक संत प्रिय जीवन जिया उन्होंने 1939-40 तक, और फिर उन्होंने वो कृष्ण वाली चाल चले, करो या मरो, लड़ो या फिर मरो, लेकिन आजादी फुल चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, सबके सब बाहर, गेट आउट फ्रॉम हियर माय इंडिया।
ये थे गांधी। तो मेरे हिसाब से गांधी का व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जल्दी उड़ते हैं वो जल्दी गिरे भी, इतिहास गवाह है। आप देख सकते हो जिन्होंने तूफानों से लड़ना की सोची वो मिट्टी मिल गए, और गांधी जी ऐसे लड़े जैसे गंदगी साफ करने के लिए हम गंदगी में हाथ भिगो देते हैं तब गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही गांधी जी थे, अंग्रेजों की चाल को पढ़कर अंग्रेजों पर वार कराए, बार बार कराए, उससे हम गांधी कहते हैं। गांधी के पीछे जो छिपा हुआ है वो आपने नहीं देखा। गांधी हमेशा उनके अंदर तक गए, उनको अंदर तक समझा और फिर उसके बाद में हमला किया। सही समय का इंतजार, वो होता है पेशेंस। आज धैर्य नहीं, जो बोलते हैं उनके पास भी नहीं, जिनके बारे में वो बोलते हैं उनके पास भी नहीं था। वैसे अपने अपनी जगह पर सबने अच्छा काम किया, हर पक्ष मजबूत था, हर पक्ष जरूरी था, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, लेकिन गांधी के खिलाफ बोलना भी एक गलत बात। मैं ये नहीं कहता गांधी के खिलाफ औरों ने नहीं किया काम, ऐसी बात नहीं। राजा बिना प्रजा के बनता ही नहीं, प्रजा का पूरा सहयोग होता है, लेकिन उसको जो लीडर होता है, लीड करता है, वो मुख्य होता है। नाम तो एक का ही लिया जाना है, लेकिन उनके जो साथ थे वो सब अच्छे विषय में काम किया, अच्छी जगह काम किया, लेकिन मैं कहता हूं सब थे, लेकिन गांधी अलग नहीं थे, लेकिन गांधी विशेष थे, ये कह सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।